नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग धड़ल्ले से काम कर रहा है। आज से लोक सेवा आयोग खुला और आज से ही देखिए यूपी पीसीएस 2020 का नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने है। ठीक है ना, ये पीसीएस 2020 परीक्षा का नोटिफिकेशन है जो आप लोगों के सामने है और ये आज से 21 अप्रैल से शुरू हो गया है ये। ठीक है ना, आप देख पाएंगे इसमें। ठीक है, आप देख सकते हैं आवेदन ऑनलाइन करने की प्रारंभ होने की तिथि है 21 अप्रैल। ठीक है, तथा अंतिम तिथि है 21 मई। ठीक है, तो पूरा एक महीने का समय यहाँ आपको मिल रहा है। 21 अप्रैल से 21 मई के बीच ये फॉर्म जो है ऑनलाइन होंगे। तो आप में से जो भी लोग इन्हें डालना चाहें, इस एग्ज़ाम को डालना चाहें, वो बिल्कुल इसको डालिए, है ना। पीसीएस परीक्षा है ये, है ना, अवर है ये, ध्यान रखेंगे। तो ऊपर आप देख पाएंगे लिखा हुआ है सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस परीक्षा 2020, है ना। अब देखो इसकी यदि एग्ज़ाम डेट की बात करें कि एग्ज़ाम डेट कब होगा, तो मैं आपको बता दूं एग्ज़ाम डेट वैसे तो इसका 21 जून के करीब है। ठीक है, 21 जून को प्रस्तावित था, जो कैलेंडर में दिया हुआ था वो 21 जून ही था। लेकिन चूंकि अभी कोरोना है तो बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब चल रही हैं, तो हो सकता है मे बी पॉसिबल कि ये एग्ज़ाम जो है आगे बढ़ जाए, जुलाई में चला जाए या अगस्त में चला जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से ऐसी कोई सूचना नहीं है ना। आयोग ने तो 21 जून जो कैलेंडर में बताया है हम उसी को सही मानेंगे। तो फिलहाल जो है 21 जून इसकी परीक्षा तिथि है संभावित, लेकिन ये निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएगी क्योंकि कोरोना के दौरान काफ़ी सारी चीज़ें जो है अभी डिस्टर्ब है। चलिए देखते हैं इसका। हाँ, एक चीज़ और, यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये। चलिए देख लेते हैं तो क्या क्या है इसमें। तो अगर हम योग्यता की बात करें, ठीक है, अच्छा सबसे पहले देख लेते हैं शुल्क कितना है इसका। शुल्क है केवल 125 रुपया, बहुत ही कम फीस है ये। यानी 125 रुपया में आप एसडीएम बन सकते हो, है ना, डीएसपी बन सकते हो, बीएसए बन सकते हो, और भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं इसमें जो आप प्राप्त कर पाओगे। वो भी ये जनरल और ओबीसी के लिए है। बात करें एससी एसटी की तो केवल 65 रुपये शुल्क है, जैसा कि आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है इसके बारे में। यदि हम देखिए इसकी योग्यता देखें कि योग्यता क्या है, ठीक है, तो देखो सामान्य योग्यता जो है इसमें, सामान्य योग्यता की अगर बात की जाए तो सामान्य योग्यता जो है वो है स्नातक। ठीक है, आप देखेंगे सम्मिलित राज्य तथा प्रवर अधीनस्थ सेवा में सम्मिलित पदों हेतु आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। यानी सामान्य रूप से स्नातक होना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ पोस्ट इसमें ऐसी भी होती हैं जिनमें कोई विशेष योग्यता मांगता है। अगर हम उन पोस्ट को देखें कि वो पोस्ट कौन सी है जिनमें विशेष योग्यता मांगता है, तो वो आपके सामने है। जैसे आप देखेंगे इसमें ये है उप निबंधक सहायक अभियोजन अधिकारी, है ना। इस पोस्ट के लिए यदि आप अप्लाई करोगे तो आपको एलएलबी होना चाहिए, एलएलबी, है ना, विधि स्नातक जैसा कि लिखा हुआ है ना। इसके अलावा आप सभी लोगों ने सुना होगा बीएसए होता है, बेसिक शिक्षा अधिकारी, आप देख सकते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, है ना। यदि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो आपको स्नातकोत्तर होना चाहिए। स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट, एमए हो, एमएससी हो, एमकॉम हो, ये सब होना चाहिए, है ना। यदि आप जिला लेखा अधिकारी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपको बीकॉम होना पड़ेगा, है ना, बीकॉम होना पड़ेगा। यदि आप विधि स्नातक, अगर आप जिला लेखा परीक्षा के लिए, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के लिए फॉर्म डालना चाहते हैं तो बीकॉम चाहिए, है ना। और भी इसमें आगे आप देख पाओगे सहायक श्रमायुक्त, तो इसके लिए समाजशास्त्र की डिग्री होनी चाहिए, है ना। जिला कार्यक्रम अधिकारी में गृह विज्ञान या समाजशास्त्र में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, है ना। वरिष्ठ प्रवक्ता जो होते हैं, डाइट में जो होते हैं, है ना, डाइट लेक्चरार जो होते हैं, उसके लिए स्नातकोत्तर उपाधि के साथ साथ शिक्षा स्नातक भी होना चाहिए। यानी इसका मतलब ये हो गया कि यदि आप डाइट प्रवक्ता में फॉर्म डालना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, उसके लिए आपको एमए, एमकॉम या एमएससी की डिग्री चाहिए होगी पोस्ट ग्रेजुएशन की, प्लस शिक्षा स्नातक का मतलब होता है बीएड, तो यहाँ आपको बीएड भी चाहिए होगा, है ना। तो ये कुछ विशेष यहाँ पर जो है योग्यताएं हैं। आप इनको, मैं पीडीएफ डाल दूंगा ग्रुप में, तो वहाँ आप इनको पढ़ लेना, सारी की सारी जानकारी वहाँ आपको मिल जाएगी। ये सामान्य है इसके बारे में, ठीक है। अब अगर हम आगे देखें
तो यही सब है ना। आप देख पाओगे योग्यता, अगर हम नॉर्मल बात करें तो नॉर्मल योग्यता स्नातक है, स्नातक से भी इसमें बहुत सारे पोस्ट जो है आ जाती हैं। ठीक है, आगे हम देखें यहाँ पर यदि आपके पास देखिए एग्रीकल्चर की डिग्री रहे तो फिर आप इसमें और भी जो पोस्ट हैं उसमें आप डाल पाओगे, जैसे सहायक वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा, है ना। तो इसमें जो है जो एग्रीकल्चर वाले हैं वो फॉर्म डाल सकते हैं, बाकी डिटेल आप इसमें पढ़ पाएंगे। ठीक है, हाँ जी। अगर हम देखें इसमें और आगे बढ़े तो आगे देख लेते हैं, इसमें आगे देख लेते हैं एज कितनी चाहिए होती है इस परीक्षा के लिए। तो विद्यार्थियों एज जो इसमें चाहिए वो है न्यूनतम 21 वर्ष। जैसा कि आप देख पाएंगे आयु सीमा यहाँ पर लिखा हुआ है, देख पाएंगे सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा तथा सहायक क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष की आयु लिखा हुआ है, आप देख पाएंगे, मैं जूम कर देता हूं इसको। 21 वर्ष की आयु यहाँ पर अवश्य पूरी करनी चाहिए तथा उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यानी सीधी सी बात ये है कि एज जो है यहाँ पर, ठीक है ना, उसकी अगर बात की जाए तो 21 से 40, लेकिन ये जो 21 से 40 एज है ये जनरल वालों के लिए है ना। ओबीसी और एससी एसटी के लिए और जो दिव्यांग जन होते हैं, महिलाएं होती हैं, शायद उनको जहाँ पर छूट मिलती है। ठीक है, नहीं महिलाओं के लिए छूट नहीं है, लेकिन हाँ एससी एसटी ओबीसी के लिए छूट यहाँ पर है। जैसा कि आप देख पाएंगे कि दिव्यांग जनों हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है ना, और जो ओबीसी होते हैं उनको एज में 5 वर्ष की छूट यहाँ पर दी गई है, जैसा कि आप देख पाएंगे। ठीक है, देखिए ये लिखा हुआ है कि 5 वर्ष की छूट यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी। जो दिव्यांग जन है उन्हें 15 वर्षों के लिए छूट यहाँ पर मिलेगी, है ना। जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको भी यहाँ पर आप देख पाएंगे, है ना, 5 वर्ष की छूट यहाँ पर मिली हुई है। चलिए, तो ये एज के बारे में है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया एज इसके लिए क्या क्या चाहिए, और यही सब है कि यदि जो आप फॉर्म भरें उसमें सारी जानकारी जो है आपके द्वारा सही होनी चाहिए। यदि कोई भी चीज़ गलत पाई जाती है तो ऐसे में हो सकता है आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाए, या फाइनल सेलेक्ट होने के बाद भी यदि कोई गलती पाई गई तो हो सकता है आपका जो सिलेक्शन है वो निरस्त कर दिया जाए। ठीक है, यही सब लिखा हुआ है इसमें, यही है। आगे अगर हम देखें विद्यार्थियों तो देखिए माइनस मार्किंग के बारे में इसमें दिया हुआ है। देखिए प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों पर आधारित होगी, यानी टिक मार्क क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे ऑप्शनल वाले। ठीक है ना, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं वो दिए जाएंगे, तथा इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान साफ साफ लिखा हुआ है। यानी इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होती है। अच्छा, कितनी होती है तो साफ साफ लिखा हुआ है, एक गलत उत्तर के लिए, है ना, 1/3 अंक जो है यहाँ पर काट लिए जाते हैं। यानी अगर आपने 3 प्रश्न लगातार गलत किए तो आपका एक सही प्रश्न कट जाएगा। ठीक है, तो 0.33 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है, 0.33% की नेगेटिव मार्किंग होती है ना। ये भी है कि यदि आपने एक से, देखिए जो यहाँ पर OMR सीट होती है उसको भी हमें बड़ा ध्यान से भरना होता है। यदि आपने OMR सीट पर 1 से अधिक उत्तर दिए तो देखो लिखा हुआ है ना, तो भी उसको गलत माना जाएगा। ठीक है ना, यानी एक बार में एक ही गोला काला करना है, बेसिक बात ये है। सही है, हाँ। और लिखा हुआ है यदि उम्मीदवार कोई प्रश्न छोड़ देता है तो उस पर कोई अंक नहीं काटा जाएगा। बाकी तो ये न्यूनतम मार्क हैं कि SC ST के लिए 35% होने चाहिए कम से कम, है ना, और जनरल वालों के लिए कम से कम 40% होने चाहिए। इसके बाद ही आपको जो है आगे देखा जाएगा। शारीरिक मापदंड की हम बात करें तो कुछ पोस्ट इसमें ऐसी हैं जिनमें थोड़ा सा फिजिकल एफिशिएंसी की भी ज़रूरत होती है। जैसे ये जो पोस्ट आप देख रहे हैं ये है पुलिस उपाधीक्षक की। ठीक है, ये पोस्ट किसकी है, ये है DSP, है ना, ये है DSP की पोस्ट, पुलिस उपाधीक्षक। तो पुलिस उपाधीक्षक की बात की जाए तो देखो इसमें लंबाई मांगी है, कितनी मांगी है, 1.65 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए, है ना। ये है आपका
जनरल और ओबीसी के लिए। बात करें एससी के लिए, है ना, तो एससी के लिए लंबाई है 160 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की यहाँ पर छूट है। सीना भी यहाँ पर आप देख पाएंगे ओबीसी और जनरल के लिए सीना जो है वो न्यूनतम 84 तथा फुलाने पर 89 होना चाहिए, तथा एससी के लिए सीना जो है इसमें कम मांगा है 79 और 84। ठीक है, ये सब आप जो है पढ़ लीजिए। इसमें जिला होमगार्ड, जिला कमांडेंट होमगार्ड जो होते हैं उसके लिए भी यही योग्यता है ना। अधीक्षक कारागार जो आपका जेलर होता है उसके लिए भी यहाँ पर है। ये सारी डिटेल आप जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप पर इस पूरी के पूरे PDF को डाल दूंगा। आप जो भी डिटेल में पढ़ना चाहें आप आसानी से पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें ही डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं, आप इन्हें देख पा रहे होंगे। ठीक है, किस तरीके से जो है यहाँ पर जो है चल रहा है। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं जरा इसमें, और आगे हम इसमें देखेंगे परीक्षा योजना। ठीक है, कि आखिरकार एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। तो भैया देखो यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। परीक्षा योजना जो है यानी जो PCS की परीक्षा है ये 3 चरणों पर होती है। पहली होती है प्रारंभिक परीक्षा, जैसा कि आप देख पाएंगे, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा मौखिक परीक्षा, व्यक्तित्व परीक्षा, जैसे हम इंटरव्यू कहते हैं। ठीक है, तो 3 चरणों में ये परीक्षा होगी। ठीक है, हालांकि कुछ पोस्ट इसमें ऐसी भी होती हैं जिनमें इंटरव्यू नहीं लिया जाता है, यानी आप प्री पास करो, मेंस पास करो और सीधे सीधे फिर आपका रिजल्ट आएगा, फिर इंटरव्यू उसमें नहीं होगा, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो 3 चरणों में परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा इंटरव्यू। अब देखो भैया यहाँ पर क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। तो अगर हम बात करें प्रारंभिक परीक्षा की जो प्री परीक्षा है, तो परीक्षा जो होती है ये ऑफलाइन होती है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे, ऑनलाइन नहीं होती है, ये ऑफलाइन होती है। ठीक है ना, और इसमें देखिए क्या क्या मिल जाएगा आपको। इसमें देखिए, इसमें जो है पेपर होंगे 2। ठीक है, इसमें जो प्री एग्ज़ाम होगा इसमें 2 पेपर होंगे। पहला जो पेपर होगा ये होगा सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक। जो पहला एग्ज़ाम होगा वो सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक होगा, यानी पूरा 2 घंटे का होगा। ठीक है, ये जो पेपर होगा आपका ये GS का होगा। जो पहला पेपर होता है यहाँ पर ये GS का होता है। जो पहला एग्ज़ाम होगा यहाँ पर आपका जो 9:30 बजे से 11:30 तक होगा ये GS का होगा, तथा दूसरा जो आपका पेपर होगा जो 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगा ये CSAT का होगा, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो एक दिन में आपके 2 पेपर होंगे, सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक पहला पेपर और दूसरा 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। ठीक है, अच्छा ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जो CSAT होता है इसके नंबर नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, ये जो CSAT परीक्षा होगी इसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें केवल आपको 33% अंक लेकर के आने हैं, यानी 100 में 33 नंबर लेके आने हैं बस। इसमें चाहे आप 34 नंबर ले आओ, चाहे 100 में से 100 ले आओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुख्य परीक्षा की जो मेरिट बनती है वो GS के आधार पर बनती है, उसका CSAT से कोई लेना देना नहीं है, मैं पहले ही आपको बता दूं। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है प्रारंभिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र अहरकारी होगा जिसमें न्यूनतम 33% अंक लाना अनिवार्य है बस। ठीक है, इसका मेरिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए लिखा हुआ है अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम का निर्धारण उनकी प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, यानी जो मेरिट बनेगी वो GS पेपर पर आधारित होगी, CSAT से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका जो है सामान्य बातें हैं। अच्छा अब जरा हम देखें कि प्री का सिलेबस क्या है। ये तो देखिए आगे मेंस की बात हो गई। ठीक है, ये तो मेंस की बात हो गई, चलो इसको भी बता ही देता हूँ। अच्छा मेंस में देखिए क्या होगा, मेंस में जो पेपर होंगे वो कितने होंगे आपके, तो मेंस में देखिए कुल पेपर होंगे आपके 6। मेंस में कुल पेपर होंगे आपके 6, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। मुख्य परीक्षा का है ये। मेंस में पेपर होंगे 6। पहला पेपर होगा विद्यार्थियों सामान्य हिंदी का, ये अनिवार्य है, ये होंगे ही होंगे, आपको देना ही पड़ेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इंग्लिश मीडियम से हैं, आपको हिंदी का पेपर देना ही पड़ेगा। सामान्य हिंदी ये सारे के सारे अनिवार्य हैं। फिर होगा आपका ऐसे राइटिंग, निबंध होगा जिसमें 3 ऐसे लिखने को आते हैं। ठीक है, और तीसरा होगा GS फर्स्ट, GS सेकंड, GS थर्ड और GS फोर्थ। ये आपके अनिवार्य हैं, ये आपको देने ही होंगे।
ठीक है, ये सभी विद्यार्थियों को देने होंगे और इनको देने के बाद फिर आपका एक जो पेपर होगा वो होगा वैकल्पिक विषय का। ठीक है, यानी ये तो ऊपर वाले जो है ये तो कंपलसरी है, ये तो देने ही देने हैं, प्लस इसके बाद आपको इनमें से ये जो वैकल्पिक विषय दिए हुए हैं इनमें से कोई एक विषय चुनना होगा। ठीक है, इन सभी विषयों में से कोई एक विषय आपको चुनना होगा और उस विषय के 2 पेपर होंगे मुख्य परीक्षा में। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये जितने भी पेपर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं मुख्य परीक्षा के लिए, सामान्य हिंदी हो गया, निबंध हो गया, जीएस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये 6 के 6 पेपर जो होंगे ये लिखने वाले होंगे। बात समझ पा रहे हैं ना, ये लिखने वाले होंगे, ये रिटन एग्जाम होंगे, लिखित परीक्षा होगी इनकी, ऑब्जेक्टिव बेस नहीं होगा इनका। जो प्री में आप जो एग्जेक्टिव दे करके आते हैं टिक मार का, वैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको ये पेपर लिखने को आएंगे, लिखने पड़ेंगे। तो मेंस में जितने भी परीक्षाएं होती हैं ये सब लिखित होती हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इनमें कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं आता। पहले ऑब्जेक्टिव आता था, 2019 से इसमें ये चेंज कर दिया गया है। ठीक है, 2018 तक जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव आते थे, जीएस वाले जो पेपर हैं 4 ये ऑब्जेक्टिव आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं, अब सारे के सारे जो है लिखित आएंगे। क्यों? क्योंकि यूपीपीएससी जो है वो यूपीपीएससी को फॉलो कर रही है, तो यूपीपीएससी में भी ऐसा ही, मतलब यूपीएससी में भी ऐसा ही होता है, तो यूपीपीएससी भी जो है इसी की तरह आगे बढ़ रही है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया कि ये जो है आपका ये जो वैकल्पिक विषय हैं इनमें से कोई एक आपको चुनना पड़ेगा। टोटल 29 विषय हैं, है ना। कुछ विषय इसमें से हटा दिए, जैसे कौन कौन से हटा दिए? पहले जो विषय रहते थे जो बहुत ज़्यादा लोग उन्हें ऑप्ट करते थे, जैसे एक यहाँ पर होता था, एक जो विषय होता था इसमें वो कौन सा था? समाज कार्य, वो हटा दिया। ठीक है, समाज कार्य एक विषय इसमें होता था, वो अब इसमें नहीं है। अब देखिए समाज शास्त्र आपको मिल जाएगा लेकिन समाज कार्य नहीं मिलेगा। ठीक है, तो समाज कार्य पहले होता था। इसके अलावा मिलिट्री साइंस जो विषय था वो भी इसमें से अब हटा दिया है। ठीक है, हाँ जी, मिलिट्री साइंस जो विषय था वो भी पहले शामिल था बट वो अब इसमें शामिल नहीं है। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये 2 विषय जो थे समाज कार्य और मिलिट्री साइंस ये बहुत ही छोटे छोटे विषय थे, तो ज़्यादातर लोग इन्हीं को लेकर के परीक्षा पास कर जाया करते थे, है ना, क्योंकि इनका सिलेबस बहुत छोटा था। तो अभी आयोग ने फैसला लिया कि इनको हटा दिया। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले टाइम पर क्या होता है। फिलहाल ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इनका जिक्र नहीं है। इनमें से कोई भी विषय आप चुन सकते हो। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो विषय आपने ग्रेजुएट अथवा पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़ा हो तभी आप लें। अब मान लो कोई बीएससी है और कोई भूगोल से पेपर देना चाहता है मुख्य परीक्षा का, तो इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है कि वह बीएससी है तो भूगोल से कैसे देगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप बीएससी हो, बीए हो, एमए हो, एमकॉम हो, एमएससी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इनमें से जो चुनना चाहें, आप हिस्ट्री चुनना चाहें, जियोग्राफी चुनना चाहें, इकोनॉमिक्स चुनना चाहें, सोशलॉजी चुनना चाहें, दर्शन शास्त्र फिलॉसफी चुनना चाहें, मैथ्स चुनना चाहें, कुछ भी चुनना चाहें, उर्दू, हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, जो भी आप चुनना चाहें वो चुन सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास वो विषय ग्रेजुएट में था या नहीं था। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि बीएससी वाले जो हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो शिक्षा है आसपास वो तो आप जानते ही हैं उत्तर प्रदेश में कैसी है, सब ज़्यादातर नकल मार्का हैं, तो उन्हें ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें तो भैया नकल से हमें करवा दिया गया, अब हम सीरियस होकर पढ़ना चाहते हैं तो ऐसा ना हो कि वो नकल की डिग्री हमारे भविष्य में नुकसान पहुंचाए। तो ऐसा नहीं है, यदि आप मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से आप उस कलंक को हटा सकते हो, है ना। तो बीएससी हो, एमएससी, उससे कोई फर्क नहीं है। अगर आपको जियोग्राफी अच्छी समझ में आ रहा है तो आप जियोग्राफी को ऑप्ट कीजिए और एग्जाम क्वालिफाई कीजिए। आपको हिस्ट्री समझ में आ रहा है आप हिस्ट्री से कीजिए, आपको सोशलॉजी समझ में आ रहा है, आपको मनोविज्ञान समझ में आ रहा है, जिससे भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है ये है इंटरव्यू, ये 100 अंक का होता है। फिलहाल ये तो बहुत बात की बात है। अब हम जरा देख लेते हैं कि जो हमारा जो जीएस का पेपर, जो हमारा प्री जो परीक्षा होगी, देखिए ये प्री परीक्षा के लिए है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम है, ये है भैया। इसको जरा मैं डिटेल में आपको समझा देता हूं कि ये क्या है। तो प्री में क्या क्या आने वाला है इसकी जरा हम चर्चा कर लेते हैं। तो क्या क्या आएगा प्री में? तो देखो प्री में सबसे पहले आएगा करंट अफेयर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं।
ठीक है। सबसे पहले आएगा करंट अफेयर। इतना मुश्किल नहीं होता है करंट अफेयर, है ना। मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है, तो मैंने जितना भी पढ़ाया है, और कई सारे मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सफल हुए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, है ना। पीसीएस में तो नहीं, लेकिन अन्य परीक्षाओं में सफल हुए हैं, तो वो ये बात कहते हैं कि हाँ सर, आप जो करंट बताते हैं वो पूरा फंस जाता है। मोस्टली फंस जाता है, थोड़ा सा देखने, अगर आपको थोड़ा सा भी अनुभव है परीक्षा देने का या पढ़ाने का, तो आप इसे कर पाओगे आसानी से, है ना। तो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं आपको इसमें देखनी है, प्लस हिस्ट्री देखिए, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। अब देखो, ये समझने वाली चीज़ है कि इंडियन हिस्ट्री तो हमें पढ़नी है, लेकिन इंडियन हिस्ट्री में भी मुख्य रूप से क्या पढ़ना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी मॉडर्न इंडिया बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, मॉडर्न इंडिया। और मेरे चैनल पर जो मॉडर्न इंडिया की सीरीज है, मैं गारंटी लेता हूं कि यदि आप उसको पूरा पढ़ लीजिए तो आपका हिस्ट्री में एक भी सवाल गलत नहीं होगा मॉडर्न इंडिया से, ये मेरी गारंटी है। बस आप उसको पूरा ढंग से देख लीजिए। इसके अलावा देखिए क्या आ रहा है, इसके अलावा भारत तथा विश्व का भूगोल आ रहा है, और भारत तथा विश्व का भौतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल तथा आर्थिक भूगोल यहाँ पर आ रहा है। देखिए, एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं कि विश्व के भूगोल की सामान्य समझ आपसे पूछी जाती है, डिटेल में जो सवाल आते हैं वो भारत के भूगोल से ही आते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या आएगा, राजनीतिक एवं शासन व्यवस्था, बेसिकली संविधान से सवाल आएंगे, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे जो है इनसे सवाल पेपर में आता है। इसके अलावा सतत विकास की अवधारणा, ये इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। सतत विकास क्या होता है, गरीबी क्या है, अंतर्विष्ट जनसंख्या की, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव, ये सब जो है आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये काफ़ी बार पेपर में आते हैं, ठीक है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG, ये खूब पेपर में पूछे जाते हैं, है ना। अब ये क्या है, ये पूरा एक टॉपिक है, तो मैं आपको ये बता दूंगा पेपर से पहले ही, मैं ये समझा दूंगा SDG क्या है और इसके लक्ष्य क्या क्या हैं, और भारत इनमें से कितने लक्ष्यों को प्राप्त कर चुका है, ठीक है ना। मुख्य रूप से ये सवाल उस तरीके से बन जाता है जब बात आती है भारत में सफाई की। जैसे अभी हमने देखा कि भारत जो है खुले में शौच से मुक्त हो गया, तो उसको लेकर ये यहाँ से सवाल बन जाता है कि जब भारत खुले में शौच से मुक्त हुआ तो SDG का कौन सा गोल उसने अचीव कर लिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में से कौन से नंबर का गोल उसने अचीव कर लिया। तो ये यहाँ से सवाल अच्छे बन जाते हैं, ये मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा देखिए, पीसीएस परीक्षा में पर्यावरण से बहुत अच्छे सवाल आ जाते हैं विद्यार्थियों, एनवायरनमेंट से बहुत ही अच्छे सवाल आ जाते हैं, और एनवायरनमेंट इतना लंबा चौड़ा नहीं है अगर देखा जाए तो, अगर आप ढंग से इसको पढ़ लें तो काफ़ी सारे सवाल आपको सटीक मिल जाएंगे। लेकिन विद्यार्थियों, फिर कहूँगा कि ये पीसीएस परीक्षा है, इससे वनडे एग्जाम की तरह आप यदि पढ़ेंगे तो मुश्किल हो सकती है, ठीक है। तो गहराई से अध्ययन यदि आप इसका करेंगे तो आप इसको कर पाएंगे, ठीक है ना। तो बस वही है, देखिए जैसा कि मैंने बताया, जो सिलेबस मैंने ऊपर डिस्कस किया उसी की यहाँ पर विशेष व्याख्या यहाँ पर कर दी गई है ना। और देखिए, सामान्य विज्ञान से भी छोटे मोटे सवाल आ जाते हैं, ठीक है। अब लेकिन सामान्य विज्ञान से जो सवाल आते हैं मुख्य रूप से वो बायो से ज़्यादा होते हैं। तो मैं पहले ही बता दूं कि साइंस में भी जो आपको पढ़ना है वो मुख्य रूप से बायो पर विशेष फोकस कर लीजिए, बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स से तो नॉर्मल ही सवाल आते हैं। तो अगर बायोलॉजी पे थोड़ा सा आप अच्छे से ध्यान रखो, बायोलॉजी में भी मुख्य रूप से शरीर विज्ञान यदि आप देख लो, है ना, शरीर का पूरा यदि आप देख लो, पाचन वगैरह देख लो, है ना, एंजाइम वगैरह देख लो, हार्मोन देख लो, तो वहीं से जो है काफ़ी सारे सवाल फंस जाते हैं। इसके अलावा चूंकि यूपी का एग्जाम है तो फिर यूपी स्पेशल तो थोड़ा बहुत आएगा ही, है ना। यूपी स्पेशल में जैसे क्या, यूपी की जनगणना आप देख लीजिए, है ना। फिलहाल अभी 2011 की जनगणना ही कार्य करेगी, क्योंकि अगली जनगणना तो अगले साल होनी है 2021 में, तो तब तक 2011 वाली ही काम करेगी। अभी जो पेपर होगा हमारा जून या जुलाई में या अगस्त में जब भी होगा, उसमें 2011 के आंकड़े ही पूछे जाएंगे, ठीक है। फिलहाल 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें आपका जनगणना के काफ़ी सारे सवाल आए थे, 10 से 12 तक सवाल आए थे। लेकिन फिलहाल 2019 में देखा जाए तो एक भी सवाल जनगणना से नहीं आया था। लेकिन हाँ, आप कुछ कह नहीं सकते, आप अपना पढ़ करके जाइए जिससे पेपर में आप कर पाएँ, ठीक है। और देखिए, फिर है आपका जो आपका GS सेकंड का पेपर होगा, जो मैंने बताया CSET, वो ये है, ठीक है ना। CSET मैंने पहले बताया, ये सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है, और ये केवल इसलिए रखा गया है एग्जाम में ताकि भीड़ को हटाया जा सके, है ना। ऐसे विद्यार्थी जो सीरियस नहीं है अपनी पढ़ाई को लेकर, जो बस मौज में फॉर्म डाल देते हैं, जिन्हें भीड़ बढ़ानी है, तो ऐसे लोगों की भीड़ को छांटने के लिए ये CSET लाया गया है। इसमें बेसिकली क्या होता है, तो आप देख सकते हो इसमें क्या क्या आएगा। इसमें मैथ आएगा, बहुत सिंपल सा मैथ आता है, बहुत ही सिंपल सा आता है, क्लास 10th लेवल का, 8th लेवल का, है ना। यदि आप आर्ट साइड से भी हैं तो भी आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अब देखिए, लिखा इसमें बहुत है, आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो पूरा SSC वाला है,
तो विद्यार्थियों इसको देखकर डरने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत ही इजी होता है, बहुत ही इजी होता है, आप इसे बड़ी आसानी से कर पाओगे। ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश आएगी, है ना, कॉम्प्रिहेंशन आएगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये तो 10th में आपने पढ़े ही होंगे। ठीक है, ये बेसिक चीजें जो है इसमें आती हैं। ठीक है, तो सामान्य चीजें हैं। हिंदी आएगी इसमें, तो हिंदी बेल्ट के ही हम विद्यार्थी हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो हिंदी में तो इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शब्द समास, है ना, क्रिया, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये सब पेपर में आता है, तो ये सब आप आसानी से कर सकते हो, है ना। उसके बाद आगे मेंस परीक्षा का सिलेबस है, जो अभी हमारे काम का बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो विद्यार्थियों आप देख सकते हो ये फॉर्म निकल चुका है। तो आप में से जो भी लोग इस फॉर्म को डालना चाहें वो डालें, और एक बार परीक्षा देकर देखिए। जो लोग मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग इसको पहली बार ही दे रहे होंगे, है ना, हमारे ग्रुप से, तो बिल्कुल आप इसको दीजिए, पहली बार परीक्षा दे के देखिए। और ऐसा नहीं है कि बस ऐसी परीक्षा देने जा रहे हैं, पूरी तैयारी से देने जाइए और ढंग से परीक्षा को दीजिए। और यदि आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो बहुत सारे लोग पहली बार में ही एग्ज़ाम निकाल देते हैं, तो बिल्कुल डरने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर। आप अच्छे से यदि परीक्षा देने जाएंगे तो निश्चित रूप से, यदि आपने अच्छे से मेहनत की होगी तो आप सफल भी हो सकते हैं पहली बार में ही, है ना। तो ये है, अच्छे से इसको पढ़िए। मैं प्रयास करूँगा कि ज़्यादातर चीज़ें जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो मैं आपको उपलब्ध करवा दूँ, है ना। तो ये है, मुझसे जितना हो सकता है, मेरी टीम से जितना हो सकता है, हम आपके लिए वो करेंगे, है ना। करंट अफेयर की सीरीज चली रही है, ठीक है। अभी उसमें जो करंट अफेयर आ रहे हैं वो थोड़ा सा लो लेवल के हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उसका स्तर बढ़ाएंगे और उस प्रकार के करंट अफेयर लेकर के आएंगे जो पीसीएस जैसी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। स्टार्टिंग है, उनका लेवल बढ़ा दिया जाएगा। और हिस्ट्री की क्लास हमारी चली रही है ना, बहुत जल्दी ये हिस्ट्री का लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा। फिर मैं ज्योग्राफी शुरू करूँगा और प्रयास करूँगा कि ये दो चीज़ें तो मैं आपकी कवर करा ही दूँ। बीच बीच में मैं पर्यावरण की भी क्लास लेता रहूँगा, तो कोई चिंताजनक बात नहीं है, है ना। अच्छे से पढ़िए और कम से कम देखिए यार, एक बार मूड बनाइए परीक्षा देने का कि हाँ हम इसको कर सकते हैं। सपने देखोगे तभी कुछ करने के लिए आगे बढ़ोगे, ठीक है। घर पर बैठे रहने से या आप एग्जाम देखकर ही हार मान लेते हो। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि पीसीएस जैसी परीक्षाओं का वो फॉर्म बेचारे सरकारी रिजल्ट साइट है उस पर खोल के भी नहीं देखते हैं कि हम इसको खोल के देख लें, है ना। इतना डर लगता है उन्हें, है ना। तो इतना मत डरा करो यार, जीवन में हम जैसे लोग ही इसको निकालते हैं, कोई समस्या नहीं है। असफलता सफलता की सीढ़ी है, ध्यान रखना। पहली बार लोग सामान्य रूप से असफल हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सफलता असफलता तो जीवन का अंग है। आप असफल हो रहे हैं मतलब आप कहीं गलती कर रहे हैं, आप उसको देखिए, समझिए, सुधारिए और आगे बढ़ जाइए, तो बिल्कुल आप इसको कर पाएंगे, कोई चिंताजनक बात नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, ये लॉकडाउन कोई छुट्टी नहीं है। देख लीजिए, लोक सेवा आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है। अब आप लोगों की जिम्मेवारी है कि आप अपना काम करें। उम्मीद करता हूं कि समय आपको इसमें मिल जाएगा 100%। ये परीक्षा 21 जून से आगे जानी ही जानी है ना, तो आपको समय मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुल मिला के पढ़ाई करते रहिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। उस पर आपको कुछ भी पूछना हो, जीएस का कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। मैं 24/7 उस पर उपलब्ध रहता हूं और मैं नहीं होऊंगा तो कोई ना कोई आपको आंसर कर देगा। जीएस का कोई सा भी सवाल हो आप हमारे चैनल पर पूछ सकते हैं, है ना। तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें और अगली कोई जानकारी होगी तो मैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा। तो विद्यार्थियों, घर पर रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और परीक्षा देखिए आ ही रही है, तो बिल्कुल जुट जाइए पढ़ाई में। और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।